हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार से बलबन जो होता है उभर करके आता है। तो आज का वीडियो स्पेशली जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, आज ही ये गुलाम वंश जो है खत्म करना है। तो फिर बलबन के बारे में पढ़ने से पहले बलबन के बारे में थोड़ा देखेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि इसने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए और कौन कौन से इसने बदलाव किए, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ शूट करके आएंगे। तो शुरू करते हैं। बलबन, जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन गियासुद्दीन बलबन जो शासन करता है 1266 से लेकर के 1266 ईस्वी से लेकर के ये 86 तक शासन करता है। 86 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद बात करेंगे इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम जो था बहाउद्दीन इसका जो होता है पुराना नाम होता है बहाउद्दीन। और फिर इसके बाद इसकी कहानी देखिए, एक संपन्न परिवार में ये तुर्किस्तान में जन्म लेता है और एक ये इलबारी तुर्क होता है। इलबारी तुर्क होता है। इलबारी तुर्क होता है और इसको बेचा जाता है एज अ स्लेव। कौन बेचते हैं? मंगोल बेचते हैं। मंगोल इसको बंदी बना लेते हैं और ले जाकर के बसरा के बाजार में इसको बेच देते हैं। किस बाजार में बेचते हैं? बसरा के बाजार में इसको बेचते हैं। कौन? मंगोल बेचते हैं। अब फिर उसके बाद मंगोल किसको बेचते हैं? ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों। किसके हाथों? ख्वाजा जलालुद्दीन इसको बेच देते हैं। अब जब जलालुद्दीन 1233 ईस्वी में आया था, कहां? दिल्ली आया था। तब ख्वाजा जलालुद्दीन बेच देता है इसको। इल्तुतमिश इसको देख करके बहुत प्रभावित होता है। बढ़िया ये हिस्ट पुष्ट था और सैन्य शक्ति इसके पास थी, कहिए तो बल था इसके पास, वीर योद्धा बनने लायक था। उसकी इसकी योग्यता देख करके इल्तुतमिश इससे प्रभावित होता है और इसको खरीदता है। कब? 1233 ईस्वी में। किससे खरीदता है? ख्वाजा जलालुद्दीन से। अब देखिए इसके बाद की बात करेंगे तो इल्तुतमिश इसको तुरंत शामिल करता है चालीसा में, जो तुर्कान चहलगामी होती है। एक महत्वपूर्ण पद होता था 40 लोगों का, तो उसमें ये इसको स्थान दे देता है इल्तुतमिश किसको? बलबन को, गियासुद्दीन बलबन को। ये सब सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? शाहनामा में। कहाँ? शाहनामा में। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा। फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है शाहनामा। वहां आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर बात की जाएगी कि ये जब गद्दी पे बैठता है तो इसने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे पहला कार्य मैं कहूंगा कि इसने सैन्य शक्ति पर ज्यादा जोर दिया और बदला लेने के लिए, खून का बदला खून से लेने के लिए इसने एक पॉलिसी चालू की जिसका नाम था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, जिसको कहते हैं लौह व रक्त नीति या पॉलिसी। लौह व रक्त पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ये लगाता है, लागू करता है, जिसके अंतर्गत इसी का उपयोग करके ये इल्तुतमिश के पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, पूरे परिवार को मार डालता है। इस पॉलिसी का लगाने का मेन मकसद, इस योजना, इस नीति को लाने का मेन मकसद था कि आप खून का बदला खून से लेंगे। आपको कोई क्षति पहुंचाया, आपके योद्धा मारे गए, आपको कुछ हानि हुई, तो आप भी एकदम उसी तरह से बदला ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसका स्टेप था, इसने एक एक करके चालीसा को एकदम से खत्म कर दिया। क्या किया इसने? चालीसा को इसने खत्म कर दिया। एंड ऑफ चालीसा। चालीसा को ये खत्म कर देता है और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी लाता है। इल्तुतमिश के परिवार को खत्म कर देता है और इसके बाद ये दैवीय राजत्व सिद्धांत पर काम करता है। दैवीय राजत्व सिद्धांत, जिसके अंतर्गत ये दो चीजें लाता है, अपने आप को दो चीजें बताता है, लोगों के बीच जाता है और कहता है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मुझको अल्लाह ने, मुझको ईश्वर ने भेजा है
और मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई की उपाधि अपने आप को देता है। नियाबत ए खुदाई, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। नियाबत ए खुदाई की उपाधि ये स्वयं को देता है कौन? बलबन, और कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। और फिर एक दूसरी उपाधि भी देता है जिसका नाम होता है जिल्ले ए इलाही, जिल्ले ए इलाही, जिल्ले ए इलाही, जिल्ले इलाही। अब देखिए इसका मतलब क्या है? ईश्वर की छाया, मतलब ये जो है ईश्वर की छाया है और ईश्वर का प्रतिनिधि है कौन? बलबन। इसने खुद को ये उपाधि दी और लोगों को कहा कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की छाया हूँ। और जो महत्वपूर्ण कार्य इसने किया कि जो पारसी नववर्ष होता है, पारसी न्यू ईयर होता है, वो शुरू कराया जिसको नवरोज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नवरोज। इसने शुरू करवाया जो पर्सियन न्यू ईयर है, पर्सियन न्यू ईयर, पारसी नववर्ष। क्या कहा गया इसको? नवरोज, नवरोज की संज्ञा दी गई। पारसी न्यू ईयर, न्यू वर्ष, न्यू ईयर वाला जो ये सिस्टम चलाया, किसने चलाया? बलबन ने। क्या संज्ञा, क्या किस नाम से? नवरोज। अब इसके बाद बात आती है, इसने और दो चीजें क्या की? तो पहली चीज जो है सिजदा, क्या सिजदा के बारे में बात करेंगे? सिजदा, सिजदा, सिजदा और पैबोस, पैबोस। दरबार में ये दो नियम इसने लगाए। अब ये दोनों का नियम ये थे क्या एक्चुअल में? ये देख लीजिए। जो सिजदा था इसमें आपको घुटनों के बल बैठ करके सुल्तान को क्या करना पड़ता था? सलाम करना पड़ता था, घुटनों के बल बैठ करके। सिजदा में आपको सिजदा करना होता था सुल्तान का घुटनों के बल बैठकर। और पैबोस जो था, पैबोस में आपको पेट के बल लेट करके सुल्तान के जो कदम होते थे, वो पैर होते थे, उसको चूमना होता था, किस करना होता था सुल्तान के फीट को। अब देखिए पेट के बल लेट करके, लेट करके सुल्तान के पैरों को आपको चूमना पड़ता था। ये दो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसने क्या किया? सिजदा और पैबोस का नियम जो रूल था दरबार में अप्लाई किया। और इसने वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग कर दिया। वित्त विभाग मतलब जो पैसों का हिसाब रखते थे, वित्त विभाग और सैन्य विभाग को इसने क्या किया? सेपरेट कर दिया। और इसी ने सर्वप्रथम जो आपकी परमानेंट फोर्स होती है उसकी स्थापना करी, या फिर कहिए इसी ने शुरुआत की कि अब जो है परमानेंटली एक सेना होगी जो कभी भी हाजिर हो सकती है, जिसको कुछ समय तैयार होने के लिए या फिर जो टाइम लगता था सैन्य बल को बुलाने में, अब वो नहीं, परमानेंटली नियुक्ति की गई। परमानेंटली सेना में कुछ लोग जो सैनिक थे परमानेंटली के लिए, परमानेंट के लिए नियुक्त किए गए। अब फिर इसके बाद बात करेंगे सदैव तत्पर सेना के बाद इसका जो मेन था कि इसने बरीद नामक एक शुरुआत की, एक स्कीम लाई, बरीद, जिसको कहा जाता था गुप्तचर। गुप्तचर, गुप्तचर जिसको कहा जाता था बरीद, गुप्तचर को कहा जाता था बरीद। गुप्तचर स्कीम इसने लाई कि गुप्तचर अब रखे जाने लगे, और गुप्तचरों का काम ये था कि पूरे जो भी इसका राज्य था, साम्राज्य था, वहां से कोने कोने से ये जानकारी लाएं, और जानकारी लाने के बाद दिल्ली सुल्तान को सुनाए, दिल्ली सुल्तान को जानकारी दीजिए। और इसका ये सिस्टम एक बहुत ही खतरनाक था कि थोड़ी भी अगर प्रशासनिक गलती पाता था, सैन्य गतिविधियों में गलती पाता था, तो सीधा टंगवा देता था, सीधा फांसी पे चढ़वा देता था। इससे जो इसके डर का माहौल था वो कुछ ज्यादा ही था, तो लोग
जो भी सैन्य प्रशासन के लोग थे या फिर प्रशासनिक जो भी दरबारी लोग थे, ये इससे कुछ ज्यादा ही डरते थे और इसी कारण इसके शासनकाल में विरोध भी बहुत कम हुए। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसके समय में कुछ जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवियों के बारे में बात करेंगे तो दो इम्पोर्टेंट दरबारी कवि इसके शासनकाल में थे। पहला है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो इसके दरबार का बहुत इंपॉर्टेंट कवि था। और एक था आमिर हसन। आमिर खुसरो और आमिर हसन। आमिर हसन, आमिर हसन, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। दो दरबारी कवि इसके समय के, आमिर खुसरो और आमिर हसन। अब इसके बाद बात की जाए कि अब देखिए बलबन, ये यहाँ तक आते आते ये टाइम बीत गया। तो बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का ये मानना था, उसने भी अपना इल्तुतमिश की तरह अपना उत्तराधिकारी महमूद को बनाना, मोहम्मद को बनाना चाहता था। मोहम्मद को बनाना चाहता था, लेकिन इसकी भी इच्छा नहीं पूरी होती। तो इसके बाद जो सुल्तान बनता है जिसका नाम होता है, अब दो ही आएंगे 90 में, 1290 में इसकी कहानी खत्म, गुलाम वंश की। तो बचे हुए 4 साल में दो शासक आते हैं यहाँ। कौन कौन आता है तो देखेंगे। पहले आएगा कैकूबाद। कैकूबाद, कैकूबाद, कैकूबाद आया। कैकूबाद का टाइम पीरियड वही 1287 से लेकर के 1290 तक, 1290 ईस्वी तक। कौन? कैकूबाद। अब देखिए कैकूबाद यहाँ गद्दी पर बैठा, इसके भी पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। अब देखिए मोहम्मद का बेटा होता है कै खुसरो। कौन होता है? कै खुसरो, मोहम्मद का बेटा कै खुसरो। अब मोहम्मद नहीं बन पाया, मान लीजिए मंगोलों से आक्रमण में, मंगोलों से युद्ध करते करते ये हार गया। तो बलबन तो चाहता था मोहम्मद ही बने, लेकिन फिर इसके बाद जो कै खुसरो होता है इसको बनाने की इच्छा रखता है, लेकिन आगे कै खुसरो की भी षड्यंत्र करके हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद बनाया जाता है शासक किसको? सुल्तान किसको नियुक्त किया जाता है? कैकूबाद को गद्दी पर बैठाया जाता है। ये भी बेसिकली देखिए तो कठपुतली ही होता है। जो भी संरक्षक थे इसके, चालीसा जो था, चालीसा तो खत्म हो गया था, लेकिन जो अमीर तुर्क थे, अमीर तुर्क अभी भी तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। चालीसा तो हालांकि खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक था। तो लोग अपने आप अपनी जो भी उनकी मंशा होती थी वो षड्यंत्र में लगाते रहते थे और तरह तरह से कमजोर शासन पर हावी। कैकूबाद के पिता का नाम बुगरा खां था। बुगरा खां था। बुगरा खां था किसका? कैकूबाद का पिता था। ये क्या था? फादर था। किसका फादर था? कैकूबाद का। बुगरा खां का पापा कौन था? बलबन। बलबन किसका बाप था? बुगरा खां का। और ये बंगाल का स्वतंत्र कहिए शासक था। और इसमें ज्यादा 3-5 नहीं की, दिल्ली के शासन में हस्तक्षेप नहीं किया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इनको पढ़ना। तो आगे इसके बाद जो आता है वो है क्यूमर्स। इसके बाद जो आएगा वो आएगा क्यूमर्स। क्यूमर्स 3 माह, ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 माह तक ये रहता है, 1290 में ही केवल। तो क्यूमर्स जो होता है थोड़ा कमजोर होता है। अब यहाँ एंट्री होती है जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की एंट्री होती है। तो ये रहता है, नाबालिग रहता है और इसको दिल्ली बुलाया जाता है जलालुद्दीन के संरक्षण में। अब दिल्ली ये पहुंचता है तो दिल्ली में जनता जो होती है पहले से आक्रोशित होती है कि इसने शायद कैदी बना दिया है क्यूमर्स को। लेकिन जलालुद्दीन बड़े दिमाग से काम करता है और क्यूमर्स को गद्दी पर वहां बैठाता है और खुद इसका संरक्षक बन जाता है। और कुछ समय बाद, 3 माह बाद इसका खेल खत्म करता है। क्यूमर्स का खेला खत्म करके जलालुद्दीन दिल्ली की गद्दी हथिया लेता है। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी शुरू कर बंदी बना करके क्यूमर्स को मारने के बाद ये क्या शुरू करेगा? जलालुद्दीन खिलजी क्या शुरू करता है?
खिलजी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है, खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की स्थापना करेगा कब? 1290 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक ट्यूमर्स, जिसने कितने वर्ष तक शासन किया, सॉरी कितने माह तक शासन किया, बेचारा 2.5 से 3 माह तक ही शासन कर पाया था। ये चीज आपको याद रखनी है, अंतिम शासक के रूप में इसको याद रखिए। और बहुत ही ज्यादा इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, और इसको इसका संरक्षक जो था जलालुद्दीन खिलजी, इसी ने इसको कैदी बनाया, और कैदी बनाने के बाद मौका देखा और खेल खत्म कर दिया। अब फिर ये शुरू करेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक, 1290 से लेकर के 1320 तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियोस में। तो अब यहीं पास खत्म होता है, गुलाम वंश खत्म, यही अब आगे कल से खिलजी वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़िए खूब पढ़िए।